हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे, जो कि खत्म हो गया है। ठीक है, और हम कल से जो पवन सीरीज है उसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो जितने भी यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस है वहां से आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। यानी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, एक होता है सघोष और दूसरा क्या होता है आपका अघोष। ठीक है, अब हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि सघोष व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो सघोष व्यंजन जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जिह्वा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके दो भेद हैं, एक तो पूर्ण संघोष और दूसरा है अपूर्ण संघोष। देखिए संघोष व्यंजन क्या है? तो हम सघोष व्यंजन उसे कहते हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता। यानी जब हम वर्ड का उच्चारण करते हैं तब तक वो समाप्त नहीं होता है जब तक जिह्वा उस स्थान तक नहीं पहुंचती है। यानी जब तक जो आपका जिह्वा है उस स्थान तक पहुंच, जैसे कि हम इसे क्या कहते हैं, संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सघोष व्यंजन कहते हैं। और जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है इसके दो भेद होते हैं, पहला तो पूर्ण सघोष और दूसरा होता है अपूर्ण सघोष। जैसे कि अ आ ई ओ उ री ऐ औ औ ग घ ज झ न्य ढ द ध ब भ य र ल व तथा ह। ठीक है, अब देखिए अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता। यहाँ घोष उच्चारण के आदि मध्य व अंत भाग में होता है। अब देखिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के निम्नांकित भेद है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो द्यो ओष्ठ है। तो द्वय ओष्ठ में क्या होता है? तो इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों होष्ठों का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब कि दोनों, द्यो मतलब दो, ओष्ठ मतलब होठ, तो दोनों होठों यानी दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है। जैसे कि प। ठीक है, तो आप खुद एक बार उच्चारण करके देख लीजिए। आप प जब बोलेंगे, ठीक है, तो आपका जो दोनों होठ हैं वो दोनों ही उसमें अक्षरों का उच्चारण करने में, उस समय देखिए प फ ब भ म उ उ। तो आप देख सकते हो ओठ की जो आकृति है वो किस तरीके से बन रही है। तो ये आपका होता है द्यो ओष्ठ है। तो अगर एग्जाम में आए कि दो ओष्ठ है, यानी आप तो यही जानते हो ना कि होष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए, लेकिन अगर दो ओष्ठ भी लिखे तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, प वर्ग और उ और बड़ा उ। अब हम बात करते हैं दंतोष्ठ की। तो दंतोष्ठ यानी दंत और होष्ठ। ठीक है, यानी इन वर्डों के उच्चारण में ऊपर के दांत व नीचे के होठ का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका ऊपर का दांत होता है और जो नीचे का होठ होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप खुद एक बार बोल के देखिए, आपका ऊपर का दांत और नीचे का होठ व। आप देख रहे हो ना, जो आपका ओठ है ये ऊपर वाले दांत पे स्पर्श कर रहा है व। ठीक है, फ। तो ये आपका क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ठीक है, यानी दांत और होठ दोनों से उच्चारित होता है। अब हम बात करते हैं दंत्य। यानी दंत्य क्या होता है? तो जिन व्यंजनों, यहाँ इसे हम दंत भी कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को दांतों पर लगाना होता है। ठीक है, यानी जो आपका जिह्वा होता है, जीभ होता है, टंग होता है, उसको तित यानी दांत पे लगाना होता है, उन्हें हम दंत कहते हैं। ठीक है, दंत। आपको दंत आप देख सकते हो, जो आपका ये जीभ है दंत।
तो जो जीभ है ये आपके दांत पे स्पर्श कर रही है ना, आप खुद एक बार करके देखो दंत। अब देखो जैसे कि आपका त वर्ग त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो जो न होता है क्या होता है, आपका पंचम वर्ण होता है जो नासिका होता है। तो ये जितने भी होते हैं आपके त वर्ग में आ जाते हैं। उसी प्रकार आपका ल, स, ल, श, ल, स, तो ये आपका दंत है, ठीक है। अब देखिए आपका कंठ आ जाता है या कंठ्य, यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ड को कंठ कहते हैं, जैसे कि अ, आ, क, ख, ग, घ, ठीक है। तो ये आपके और एक आ जाता है ऊष्म व्यंजन जो होता है वो आपका ह, तो ये आपका कंठ से बोला जाता है, यानी क वर्ग और ह, ठीक है। दंत वर्ग में आपका त वर्ग और आपका ल, श आ जाता है, और दंतोष्ठ में आपका व, फ और दोष्ठ यानी ओठ से बोले जाने वाला प वर्ग आ जाता है, ठीक है, और उ और बड़ा उ आ जाता है। अब हम बात करते हैं तालव्य की। तो तालव्य क्या है, तो जिन वर्डों के उच्चारण में, ठीक है, मतलब ऐसा वर्ड जिनको हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारा जीव होता है, जो जिह्वा होता है, वो तालु को स्पर्श करती हुई उन्हें हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। यानी जो आपका जिह्वा होता है तालु, ठीक है, तालु को स्पर्श करती हुई उच्चारण होती है, उसे हम तालव्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ई, च, छ, ज, झ, ठीक है, य, श, तो जो आपका जिह्वा है तालु पे स्पर्श कर रही है, तो ये आपका तालव्य वर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं मूर्धन्य की। तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगने से होता है, ठीक है, उन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। जैसे कि आपका री, ट, र, श, तो जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा को मूर्धा पर लगाने से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मूर्धन्य में आपका ट वर्ग आ जाता है, री आ जाता है, रस्सी र आ जाता है यानी जो लुंठित है, ठीक है, और आपका खटकोर श आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मूर्धन्य वर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं जिह्वा मूलीय। तो जिह्वा मूलीय क्या है, तो जिन वर्णों का उच्चारण में जिह्वा के मूल का स्पर्श होता है उन्हें हम जिह्वा मूलीय कहते हैं, यानी मूल, ठीक है, जिह्वा का मूल स्पर्श होता है। जैसे कि आप एक बार क उच्चारण करके देखना, क, ख, ग, तो आप देख रहे हो जिह्वा के जो मूल होता है वो स्पर्श होता है, उन्हें हम जिह्वा मूलीय कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जिह्वा मूलीय आता नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है अघोष व्यंजन क्या होता है। ये तो अभी सघोष व्यंजन था, अब अघोष व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो अघोष व्यंजन वे व्यंजन है जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो शब्द का महत्व, शब्द भाषा रूपी भवन के लिए ईंटों का काम करते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, तभी वे इष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण और शब्दों को अग्र प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरण प्रकार के आधार पर। तो ये क्या है, शब्द के इतने सारे वर्गीकरण हो जाते हैं जिसको आप याद कर सकते हो। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरण प्रकार के आधार पर। अगला आपका प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं? पहला इकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, चौथा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पांचवा विपरीतार्थक या विलोम शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, यानी अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद आपके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द,
समरूपी या भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द या विलोम शब्द। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को कुछ उदाहरण दीजिए। ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न है, जैसे कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल, आग, ज्वाला, पावक। ठीक है, अग्नि का अनल, आग, ज्वाला, पावक। असुर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? राक्षस, दानव, धनुष, दैत्य, निशाचर। अमृत का सोम, पीयूष, सुधा। आकाश का अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। अश्व का होता है घोड़ा, है, तुरंग, घोटक। आनंद का होता है हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता। इच्छा का जो होता है वो होता है आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह। ईश्वर का होता है प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, परमेश्वर। इंद्र का महेंद्र, शूरपति, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। ठीक है, यहाँ इंद्र का होता है महेंद्रपति, शूरपति, ठीक है, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। उसके बाद गंगा का होता है जहानवी, देव नदी, सूरसरी, त्रिपथगा, शुर नदी। चतुर का विलोम देख लीजिए। चतुर का विलोम होता है कुशल, निपुण, दक्ष। चंद्रमा का विलोम होता है शशि, चंद्र, राकेश, चांद, मयंक, इंदु। ठीक है, जल का विलोम पानी, नीर, वारी, सलिल। तो ये तो इजी है, याद हो जाएगा। पृथ्वी का धारा, वसुधा, मही, भूमि, धरती। सूर्य का भानु, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। सिंह का मृगराज, ठीक है, वनराज, केहरी। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि आंख, अश्व और समुद्र, सूर्य के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। यानी आंख का पर्यायवाची क्या है? अश्व का, समुद्र का, सूर्य का। तो आंख का तो नयन हो जाता है, अश्व का घोड़ा हो जाता है, समुद्र का सागर हो जाता है, सूर्य का रवि हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।